मुरलीधर जी व्यास ने ये कहा कि सरकार को चाहिए कि वर्धा सिस्टम लागू करे और हर स्कूल जो आप खोल रहे हैं उसके साथ 15 बीघा ज़मीन उनको दें ताकि वहाँ पर लोग खेती बाड़ी करना सीखें, वहाँ पर सिलाई कताई बुनाई वगैरह का काम भी सीखें और उसको स्वावलंबी बनाया जाए। आज भी जो हैं 40% महिलाएं जो हैं वो स्कूलों में जाती हैं, बाकी नहीं जा पाती हैं, उनको स्कूलों में लाना चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय वसुंधरा जी और उपस्थित सम्मानीय पूर्व एवं वर्तमान विधायक भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधु, मुझे स्पीकर साहब ने राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक 1964 के बारे में बोलने के लिए प्रेरित किया है। यह बिल 1963 में आया था और 6 सितंबर 1963 को इसको सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया। सेलेक्ट कमेटी ने अपना जो प्रतिवेदन दिया उस पर 21 अगस्त 1964 को इसको विचारार्थ लिया गया। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने 17 सदस्यों ने इसको जनमत जानने के लिए अथवा पुनः प्रवर समिति को भेजने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उसमें से 11 सदस्यों ने इस पर विचार विमर्श किया। सबसे पहले विजय सिंह जी झाला जो नाथद्वारा से उस समय आते थे, उन्होंने इस पर बोलना शुरू किया और ये कहा कि यह विधेयक बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इसमें 7 वर्ष की लेट हुई है। और उन्होंने ख़ास तौर से आंकड़े देकर बताया कि किस तरीके से राजस्थान में कितने प्रतिशत लोग जो हैं आज भी अशिक्षित हैं। लगभग 20 लाख लोग जो हैं वो अभी तक स्कूल में जाने से वंचित रह गए हैं। उसके बाद हमारे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य तत्कालीन मुरलीधर जी व्यास ने ये कहा कि सरकार को चाहिए कि वर्धा सिस्टम लागू करे और हर स्कूल जो आप खोल रहे हैं उसके साथ 15 बीघा ज़मीन उनको दें ताकि वहाँ पर लोग खेती बाड़ी करना सीखें, वहाँ पर सिलाई कताई बुनाई वगैरह का काम भी सीखें और उसको स्वावलंबी बनाया जाए। मुझे खुशी है कि आज हमारे सदन में उस समय के वैर से आने वाले माननीय सदस्य रामकिशन जी जो हैं उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। पंडित रामकिशन जी वैर से चुन के आते थे, इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और ख़ास तौर से इन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर ख़ास तौर से जोर दिया कि महिलाएं बहुत वंचित हैं। आज भी जो हैं 40% महिलाएं जो हैं वो स्कूलों में जाती हैं, बाकी नहीं जा पाती हैं, उनको स्कूलों में लाना चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इन्होंने भी ये कहा कि ये विधेयक जो है 7 वर्ष देरी से आ रहा है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मैसूर और मध्य प्रदेश, इन 5 प्रदेशों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हो चुके थे। हमारे राजस्थान में उसके बाद इसका नंबर आया और तत्कालीन हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री थे हरिबाबू जी उपाध्याय और निरंजन नाथ जी आचार्य उप शिक्षा मंत्री थे। उन पर भी आपने देखा होगा बहस के दौरान चर्चा हुई कि मंत्री के रहते हुए उपमंत्री कैसे जवाब दे रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय जो उस समय पीठासीन थे उन्होंने ये कहा मिनिस्टर मीन्स मेंबर ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर, यानी डिप्टी मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है, वो जवाब दे सकता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उस समय लोगों में बहुत उत्सुकता थी और हर विषय के ऊपर लोग जागरूक थे। इसमें मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि जिन 11 माननीय सदस्यों ने विचार दिए उसमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि इसको जल्दी लाना चाहिए था और इसके लिए बजट का प्रावधान कहाँ से करेंगे। राजस्थान के बजट में जो आपने व्यवस्था की है वो बहुत बजट थोड़ा है। आप इसको ग्रांटेड एड के रूप में दे रहे हैं, पूरी सहायता देनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने इसमें जो 30 धाराएं बनाई है उन 30 धाराओं में छूट की शक्ति वगैरह दे रखी है कि जिस समय चाहे सरकार जिस किसी को चाहे छूट दे सकती है। सरकार
अपनी तरफ से नियम बनाएगी, इसका मतलब आपकी मंशा ये है कि आप प्राथमिक शिक्षा को एक साथ नहीं देना चाहते। लेकिन इस सब का जवाब देते हुए नरेंद्र नाथ जी आचार्य ने ये कहा कि आप ये निश्चित माने कि भारत सरकार का मॉडल एक्ट आने वाला है, और इससे पहले उन्होंने इसके उद्देश्य के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को प्रवर्तन करने के लिए कोई विधि नहीं थी। हालांकि बीकानेर रियासत में 1929 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक जो बन चुका था, और 1952 में अजमेर प्राथमिक शिक्षा विधेयक बन गया था, वो मौजूद नहीं रहे, वो पूरे राजस्थान पर लागू नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि इनको निश्चित करने के लिए और ख़ास तौर से एक नई विधि जिससे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरे राजस्थान में लागू हो, इसके लिए उन्होंने ये राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक लाने के लिए प्रस्तावित किया है। और हम इस प्रतिवेदन के आधार पर इन खंडसा विचार जब हुआ तो उसमें खास तौर से विजय सिंह जी झाला जो नाथद्वारा से आते थे, उन्होंने 4 जो है अमेंडमेंट के प्रस्ताव रखे। सबसे पहले धारा 5 में उन्होंने कहा आप अनुदान देंगे, पूरे राजस्थान में आप क्या करेंगे? उसके जवाब में नरेंद्र नाथ जी आचार्य ने ये बताया कि हम धीरे धीरे पूरे प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे, लेकिन हम भारत सरकार का जो मॉडल एक्ट आ रहा है और बड़ौदा में 1929 में जो अधिनियम इसमें बना था उसके प्रावधानों को लेकर स्टडी करके पूरे राजस्थान में इसको लागू करेंगे। इसके पश्चात धारा 15 में भी उन्होंने एक अमेंडमेंट दिया और उसमें ये कहा कि आप केवल अनिवार्य शिक्षा करने जा रहे हैं, इसके साथ साथ ड्रेस और पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क बांटने का भी इसमें जोड़िए। तो उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे होगा, और आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि हमारे शिक्षा विभाग द्वारा प्राय ड्रेस पाठ्य पुस्तकें सब निःशुल्क दी जा रही है। इसके बाद धारा 25 में भी एक अमेंडमेंट अब्दुल जवार साहब ने दिया। उन्होंने ये कहा कि धारा 25 में जो छूट देने की शक्ति राज्य सरकार को दी हुई है कि राज्य सरकार जहाँ चाहे अनिवार्य शिक्षा लागू करे, जहाँ चाहे नहीं लागू करे। इसके जवाब में नरेंद्र नाथ जी आचार्य ने कहा कि छूट देने की शक्ति इसलिए दी है कि जो हमारे ट्राइबल एरिया है या जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं वो इधर उधर घूमती रहती हैं, उनको ये छूट देनी आवश्यक थी, इसके लिए छूट देने की शक्ति दी है। और उसके बाद में धारा 1 यानी खंड 1 के 3 में उन्होंने ये कहा कि इसमें ये अमेंडमेंट करो कि जैसे ही ये एक्ट पास होगा पूरे राजस्थान में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी जाएगी। उसके जवाब में उन्होंने कहा हम धीरे धीरे इसको करेंगे। कुल मिलाकर के जो माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए वो बहुत मौजूद और उपयोगी है। मैं पूरे सदन से ये कहना चाहता हूँ, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम 100% राजस्थान को साक्षर करें, स्वावलंबी बनाएं। धन्यवाद।